ये आपका नाम जो है ये पहले कुछ और हुआ करता था, आप शर्मा हुआ करते थे, फिर मिश्रा आपका, ये पीयूष मिश्रा नाम कैसे पड़ा? वो बाबूजी क्या करते थे? थकन भरी जिंदगी थी उनकी। मेहनत की है उन्होंने, ही वॉज फेलियर, कम्प्लीटली फेलियर। बड़ी बहुत ही गंदी मौत जिसे कहते हैं ना, 95 में उनकी बहुत ही गंदी किस्म की मौत हुई। बातें जो है पहले उन्हें बता चुका था मैंने। एक वक्त आया था जबकि मैंने कहा कि बहुत भर गया हूँ मैं, तो मैंने कहा बहुत भर गया हूँ मैं सहन नहीं कर पा रहा, और इस चक्कर में जो शराब होती जा रही है, शराब बहुत होती जा रही है, तो एक बार की खाली कर लेते मुझे। तो एक मैंने पूरा एक रात को बिठा के उसे अपने सामने जब पूरा का पूरा बक दिया। नमस्कार, आदाब। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पूरा जीवन अपने आप में एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। मैं बात कर रहा हूं जाने माने लेखक, अभिनेता, रंगकर्मी, म्यूजिक डायरेक्टर, साथ ही साथ बेहतरीन सिंगर पीयूष मिश्रा की। पीयूष जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पीयूष मिश्रा इस नाम से, क्योंकि अब हालांकि आपने बहुत सारी बातें बहुत जगहों पर कह दी, और जो कुछ बचा खुचा था वो तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा में लिख दी। आपको इनके बारे में जानना है, वो किताब अवश्य पढ़िए। बहुत ही बढ़िया किताब है, शानदार किताब है। ये आपका नाम जो है ये पहले कुछ और हुआ करता था, आप शर्मा हुआ करते थे, फिर मिश्रा आपका, ये पीयूष मिश्रा नाम कैसे पड़ा? वो थोड़ा उससे शुरू। कुछ नहीं, प्रियकांत शर्मा नाम रखा था मेरे पिताजी ने, उनको बड़ा पसंद था। कहीं सुन के आए थे वो, प्रियकांत डिबेटिया उनके एक दोस्त थे, तो उन्हें लगा कि ये नाम रखते हैं, अच्छा लग रहा है। अब उन्हें ये समझ नहीं आया कि बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा इसका। बड़ा हुआ तो प्रियकांत शर्मा कौन बोलेगा, पूरा नाम कौन बोलेगा। और लोगों ने प्रिया प्रिया क्या बुलाना शुरू कर दिया। तो उसमें फेमिनिस्ट टच था, तो मुझे बड़ा कोफ्त हुआ करती थी। बाकी जो है 10th तक जाने के बाद में जो है मुझे एक तरह से अपने उतना, हालांकि पास बहुत छोटा सा था वो, 10वीं तक का पास कुछ नहीं होता आपका, लेकिन मेरे लिए बहुत था। मैं भूलना चाहता था उसको। तो मैंने जो है जाकर मैं अपनी बुआ जी के गोद गया, तो वो थी मिश्रा, तो मेरा सरनेम तो चेंज होना ही होना था। तो उसके साथ मुझे लगा कि यार ये लगे हाथों इसका नाम भी चेंज कर दो। तो मैंने प्रियकांत से पीयूष मिश्रा करवा लिया, और पीयूष मिश्रा उसके बाद फिर जो है पहली मार्कशीट जो गई मेरी 10th की पिताजी के पास में, तो पहचान नहीं पाए कि ये किसकी मार्कशीट है। उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मेरी मार्कशीट है सर ये। तो उसके बाद बहुत प्रभ हुए, थोड़ा नाराज़ हुए, फिर दुखी हुए, फिर उदास हुए, फिर सो गए। बाबूजी क्या करते थे? बिरला कंसर्न्स में लोअर डिवीज़न क्लर्क थे वो। तो वो जो है अपना साइकिल से जो है, काफ़ी थकन भरी जिंदगी थी उनकी। मेहनत की है उन्होंने, ही वॉज फेलियर, कम्प्लीटली फेलियर। पिताजी के बारे में वो फेलियर हैं, वो खुद भी ऐसा महसूस करते हरे थे? बहुत ज़बरदस्त तरीके से महसूस किया उन्होंने। उनकी बात की ज़िंदगी जो उसने बताया कि जो है मैं मतलब सामना नहीं कर पाया ज़िंदगी का, तो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। प्रेम में फेल हुए, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया थी उनकी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन वो आगे जो है मतलब उन्हें ट्रक का कारोबार संभालना पड़ा, घर का। तो ये करके जो है मतलब वक्त से पहले क्षीण हो गए थे, और कुछ एक नशे पत्ते का भी उन रोग था जो मैं बताना चाहूँगा। तो वो जो है बड़ा ख़तरनाक रोग था उन्हें, उसकी वजह से जो है बड़ी बहुत ही गंदी मौत जिसे कहते हैं ना, 95 में उनकी बहुत ही गंदी किस्म की मौत हुई। तब तक मैं जो है बड़ा हो चुका था, उनसे तनाव था, बहुत ज़िंदगी भर तनाव रहा। मुझे जाना चाहिए था बोल करके जो है आप मुझे समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं, ये होता है कई बार बाप और बेटे में, लेकिन तब मैं ज़िद पर था। तो उनकी मौत का जो बड़ा शोभ हुआ, और उन्होंने तो क्या माफ़ किया, मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया उसके बाद। इतनी खुली किताब है आपका जीवन, जिसमें कई चीज़ें लोग दबा जाते हैं। जैसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो दबा जाते हैं। जब आप इतने खुल के बातें रखते हैं, तो घर पर ख़ास तौर पर आपकी जो धर्मपत्नी है वो कैसे लेती हैं इनको? आपने पहले प्यार को तो बहुत पहले डिस्कस कर लिया कई जगहों पर, तो उन्होंने किस तरह से लिया आपके इस वाले पहलू को? लेती हैं, मतलब वो मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है, जैसा है वैसा है पीयूष, मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है। हम दोनों में कुछ भी छुपाव दौरान नहीं है। मतलब ये बातें जो है पहले उन्हें बता चुका था मैंने। एक वक्त आया था जबकि मैंने कहा कि बहुत भर गया हूँ मैं जो है, प्रिया उसका नाम है, वो पेशे से आर्किटेक्ट है। तो मैंने कहा बहुत भर गया हूँ मैं सहन नहीं कर पा रहा, और इस चक्कर में जो शराब होती जा रही है, शराब बहुत होती जा रही है, तो एक बार की खाली कर लें दो मुझे। तो एक मैंने पूरा एक रात को बिठा के उसे अपने सामने जब पूरा का पूरा बक दिया, हर चीज़ बक दी उसके सामने। और उस दिन ऐसा नहीं कि जो है उस पर असर नहीं हुआ, बहुत रोई वो। तुमने कहा लेकिन यार ये बकना अपने आप में, उसने ये कहा कि यार ये बकना अपने आप में अच्छी बात, और बड़ी और दुस्साहस भरा कदम था ये उसके हिसाब से कि ये बोलना। उन्होंने कहा मैं भी तुम कुछ बोलना चाहते हो, उसने अपनी अंतरंग बातें बतलाई मुझे कि ये मैंने तुमसे बतलाई नहीं आज तक।
तो उसके बाद हम दोनों संतुष्ट हुए, हम दोनों प्यार करके जो है गले में भाई डाल के सोए एक दूसरे के। तो उस दौरान से उसके बाद में फिर मैं और खुल गया। फिर ये किताब में लिखते हुए मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं हुआ, मैंने बाकायदा आराम से लिखी और ये बतला के लिखी कि मैं लिख रहा हूँ और मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। तो हर बंदे ने एक्सेप्ट भी किया। मेरे ख्याल से किसी ने अभी तक तो कोई ऐसा कमेंट आया नहीं जैसे किताब के बारे में कुछ ऐसा कहा हो कि हमें ख़राब लगी इसलिए। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे तो लगता है आपकी लोकप्रियता, आपके व्यक्तित्व को लेकर लोग जो अंदाजे लगाते थे, आपके बारे में खबरों से जो अंदाजे लगाते थे, उस पर बड़ा विराम लगा। लोगों को लगा कि ये बंदा तो बहुत बेबाक है, ये बात ईमानदारी से रखता है। जो भी है बेबाक। अब मैं बेबाक हूँ ये भी एक ईगो होता है, ये भी कहना है कि ईगो होता है। मतलब आपको सरलता की हद तक जाना पड़ेगा, ह्यूमिलिटी की हद तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली। ह्यूमिलिटी की हद तक पहुंचना, आप एक्सेप्ट करेंगे, जब तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, सामने वाला आपको किस चीज़ से डिस्टर्बेंस होता है, जब आपके सामने कोई चीज़ होती है जिसको आप जो आपकी पसंद की नहीं होती, कोई बात हो या विचारधारा हो या व्यक्ति हो या इंस्टीट्यूट हो, आपकी पसंद का नहीं होता, तो एक बार ये आप ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि यार गॉड ग्रांट मी ए सीरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मेरे दिमाग में सीरेनिटी डालो कि मैं इस बंदे को चेंज नहीं कर सकता, तो इस बंदे को वैसे के वैसे ले लो। अब वो ठीक है, आपकी पसंद का नहीं है, बढ़िया बात है, आप एक्सेप्ट कर लो। इतना आपको पूरा निचोड़ भी लिया जाए तो कुछ ऐसा बचता है जो आपको लगता है कि वो अभी भी नहीं निकाल पाए आप? अभी है, निकल रहा है सर, धीमे धीमे निकल रहा है ये, धीमे धीमे। पूरी जिंदगी भर की साधना है ये। मैं ऐसा बंदा था जिसकी शख्सियत नहीं थी जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं पुनर्जन्म पर बहुत विश्वास करता हूँ। पिछले जन्म पर मैं किसी नोट पर छूटा था जिससे मैं इस जन्म में पैदा हुआ। तो मैं जो है, मेरे अंदर बहुत सारी, मेरे अंदर अभाव ही अभाव थे, शख्सियत बहुत बिल्कुल थी नहीं, स्पाइनलेस था मैं, बिल्कुल स्पाइनलेस था। और ये पूरी ज़िंदगी जो शख्सियत को, अगर कोई पूछे मुझसे कि आपका स्ट्रगल क्या रहा, नाम यश पैसे के लिए रहा, लड़की के लिए रहा, नहीं, मेरा पूरा स्ट्रगल रहा अपनी खोई हुई शख्सियत को पाने के लिए, कि ये मेरे अंदर क्यों नहीं है, मुझे हर बंदा क्यों दबा जाता है, मुझे इतना डर क्यों लगता है। तो ये जो है इस शख्सियत को पाने के लिए रहा। और आज धीमे धीमे 60 साल की उम्र में धीमे धीमे करके मैंने उस शख्सियत का अंश जो है, मैंने बहुत थोड़ा अंश मैंने पाया है और मैं बड़ा संतुलित महसूस करता हूँ। पीयूष जी, कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं तो देखा होगा, कोई तो व्यक्ति होगा जो दिमाग में बैठा होगा जिसके बाद आपको लगा हो कि ये आर्ट जो है ये नहीं यार, नहीं था, ये पिछले जन्म से आया था, ये मेरे पिछले जन्म से आया था, इसके कीटाणु पिछले जन्म से आए थे, ये कहीं नहीं देखा मैंने। मैं कोई ऐसा पॉइंट याद नहीं आता कि अचानक कब ये चीज़ें पैदा? नहीं, बचपन से था। मतलब मेरी बुआ लाई थी हारमोनियम एक, वो मैंने बजाना शुरू कर दिया। 7वीं में था मैं, बच गया। 7th में हारमोनियम बजाना, और वो भी इतना खूबी से बजाना। कोई जानता था घर में? नहीं, कोई नहीं। अरे मतलब ही नहीं था किसी का, आर्ट से मतलब ही नहीं था किसी का। 7 पीढ़ियों में अगर रहा हो तो 7 पीढ़ियों के बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन पिताजी और दादाजी के ज़माने में कोई मतलब नहीं था किसी का। तो ये सब हतरब थे कि यार ये तो बिगड़ गया बच्चा। तो फिर अब कोई सिखाने वाला भी नहीं मिला? कोई नहीं सिखाने वाला। हारमोनियम वगैरह खुद से? नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं मिला। ये किया। फिर सितार में एक गुरु मिले, सितार बजाने वाले, सितार सिखाने वाले। वो करीब 3-4 साल सितार बजाया उनके साथ में। एक ट्रुप था वहाँ पर, लिटिल बैले ट्रुप, उसमें बजाया मैंने ग्वालियर में। और उसी के साथ में थिएटर शुरू हो गया। थिएटर शुरू किया तो थिएटर में बड़ा मज़ा आया। एक तो मैं बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय क्लास का लड़का था, और दूसरे बहुत ही इंट्रोवर्ट था। मतलब कोई भी मार के चले जाया करता था, मैं प्रतिरोध नहीं कर पाता था। तो उससे जो है मालूम पड़ा कि जो आपके हुक्म से दुनिया चलती है। अगर आप चाहो तो आपके हुक्म से दुनिया चल सकती है। मैं कहता स्टेज पर रो तो लोग बाग रोते, मैं कहता हंसो तो लोग हंसते। तो वो जो 2.5 घंटे के अंतराल में इतना राजा बनने का मौका मिला मुझे, और राजसी कपड़े पहनने का मौका मिला। मैंने कहा ऐसे कपड़े तो मैंने पहने नहीं कभी। तो उसने भी जो है बड़ा आपके मतलब उसको बहुत कम किया, अपनी कॉम्प्लेक्स को, मिडिल क्लास कॉम्प्लेक्स जो था उसको कम किया। तो ऐसे करते करते उसके बाद फिर मैंने जो है आपके ये थिएटर करता गया। तो मैंने कम उम्र में बहुत लिटरेचर में रामधारी सिंह दिनकर, साहिर लुधियानवी, हरिवंश राय बच्चन, ये सब जो 10th में पढ़ चुका था, चाट चुका था मैं। और अंग्रेज़ी का स्टूडेंट था क्योंकि मैं कॉन्वेंट पढ़ा हुआ था, कामल कॉन्वेंट की पैदाइश था मैं। तो करते मैं काफ़ी कम उम्र में काफ़ी व्यस्त हो चुका था। जब मैं 20 साल का था, जब NSG आया, तब उस वक्त मैं काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका था। खैर, ये सही बात आप कह रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि कवि, स्कल्पटिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ों का समावेश हो गया, थिएटर भी आ गया है। लेकिन प्रोफेशनली सीखने के लिए किसी चीज़ को जब आप आगे बढ़े तो वो एक्टिंग थी, क्योंकि आपने NSD में
एडमिशन लिया। प्रवेश लिया था मैंने। एनएसडी तो जानते ही नहीं थे, मतलब उस समय पर एनएसडी के विषय में जानना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। फिर यहाँ दिल्ली एडमिशन लेने आना, उसकी प्रक्रिया से गुजरना, वर्कशॉप, पता नहीं आपके समय पर वो क्या नहीं, प्रक्रिया। उस वक्त हिट था। तब तक नसीर उल-उलूम पैदा हो चुके थे। नसीर उल-उलूम ने जो है सिनेमा में जाके थोड़ा मतलब आपके एक तो ट्रांजिशन फेज में आए थे बहुत ही अमरीश सिनेमा। पुरी जी का भी नाम उस समय पे काफी चली गया था। अमरीश जी का, नसीर उल-उलूम ने पर्टिकुलरली बहुत इसको वो किया, क्योंकि जो है इन दोनों के आने से एक तो जब ये आए थे अर्ली 70s में, तब सिनेमा चेंज हो रहा था और एक्टिंग चेंज हो पैरेलल रही सिनेमा थी। जिसको कहते हैं। पैरेलल सिनेमा, एक्टिंग चेंज हो रही थी, तो इन लोगों ने बहुत प्रभाव डाला उस पर। तो उससे हुआ तो ये दोनों स्टार भी बन गए, भले ही छोटे स्टार बने, पैरेलल सिनेमा के स्टार बने। तो इनकी वजह से जो एनएसडी का नाम चमक गया था। उस वक्त एनएसडी में जाना जो है बहुत बड़ी बात थी। तो मैं गया था 83 में गया था मैं एनएसडी में। 83 में गया था मैं एनएसडी में। मेरे पिताजी को यकीन नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में से 2 लोगों का सिलेक्शन होता था। तो मेरे पिताजी को यकीन नहीं था कि जो तुम्हारी औकात क्या है कि तुम साले आपके एनएसडी में चले जाओगे, तुम इतने बड़े एक्टर कब से हो गए। जब हो गया तब उन्हें यकीन करना पड़ा, तब खुश भी हुए काफ़ी। तो 83 में आया था मैं एनएसडी में। वहाँ पर जो है मतलब इसका शौक़ लगा। वहाँ पर हैमलेट किया सेकेंड ईयर में, वहाँ से ज़िंदगी बदल गई। हैमलेट किया, उसके बाद फ्रिट्स बेनिविट्स थे मेरे टीचर, जर्मनी से आया करते थे। तो उनसे वहाँ से बहुत पसंद करते थे। हाँ, वहाँ से ज़िंदगी बदल गई। वहाँ से मुझे लगा कि यार ये एक्टिंग से बड़ा मैच। और उन्होंने आपको कहा था कि अब कुछ कमी बताई थी कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर रहे हो, मेरे जाने के बाद आप कर नहीं पाओगे उस चीज़ को। हाँ यार, वो नहीं आपने कर पाया। महसूस भी किया। हाँ, मैंने महसूस भी किया था उसको। तो उनको मैं उतना नहीं ले पाया जितना वो जब तक थे वहाँ पर, तब तक उनका फ़ायदा ले पाया। इसके बाद में फिर जो है मैं उसके बाद अपनी राह थी, अब नगर थी, अब चल पड़ा। फिर उसके बाद रेपेट्री थी, उसके बाद एनएसडी के बाद रेपेट्री थी। हाँ, वो भी बहुत थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिन रेपेट्री। हाँ, मेरे ख्याल से आपके क्या 5-6 दिन में की थी मैंने। 5, वो बहुत बड़ी नौकरी थी उस वक्त। रेपेट्री में उस वक्त 4000 5000 मतलब बहुत बड़ी A ग्रेड B ग्रेड बहुत बड़ी नौकरी थी उस वक्त। तो गया वहाँ पर वही प्ले हो रहा जो मैंने फर्स्ट ईयर में कर रखा था, मशरिकी हूर। तो वही प्ले हो रहा। शाहजी BM शाह थे हमारे डायरेक्टर, उन्होंने करवाया था फर्स्ट ईयर में हमारे साथ में। वही प्ले वहाँ करवा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छी बात है करवा रहे हो, लेकिन मेरा मन नहीं लगा, पता नहीं क्यों। यार 10 से 5 का जॉब है, ये जॉब है एक्चुअली। एक्टिंग होती है रात को जो खड़े होकर एकदम से आपका मन किया, आपने विलियम शेक्सपियर उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपने अंधा ही उठाया, अश्वत्थामा की स्पीच पढ़ना शुरू कर दी। तो ये तो इसमें खुलापन होता है। स्टूडियोज़ में कहीं चले जाए रात, एसडी में ये सुविधा थी कि आपके पास में स्टूडियो है, तो हैमलेट करते हुए रात को हम रिहर्सल क्या करते थे, 3 बजे जाके कहीं अंदर घुस गए और आपके स्पीच पढ़ रहे हैं, टू बी और नॉट टू बी और डायनेमिक्स रियलिटी वगैरह। लेकिन वो समझ में नहीं आया मेरे को, मेरी समझ में नहीं आया एक्चुअली। मुझे अब लगता है कि मुझे वो सर्विस करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा होता मुझे। तो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है आपके मतलब ज़िंदगी को संवारने का मौका मिलता है, और ऑर्गेनाइज तरीके से एक्टिंग करने का मौका मिलता है, और एक्टिंग के पैसे भी मिलते। ओम पुरी जी के साथ में मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मैं बचपन से, और ये अब वो रहे नहीं, स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन जब वो आए थे तो अल्कोहलिज्म के वो ज़बरदस्त शिकार थे, और इसको मैंने विटनेस किया है। उस अपने इंटरव्यू के दौरान मैंने विटनेस किया है। वो सार्वजनिक था क्योंकि, और वो बड़ा तकलीफ दे था कि मैं इनकी आवाज़ का मुरीद, मैं इनकी एक्टिंग का मुरीद। इन्होंने फेसेस से ऊपर उठकर एक्टिंग को एक मकाम पर पहुंचाया। क्या कुछ ऐसा होता है कि ये सर्कल कुछ इस तरह का है कि इन चीज़ों से मेरा मतलब है कि नशा या दूसरी चीज़ें घेर लेती, क्योंकि आपके साथ बहुत जुड़ता है ना मालूम क्या हुआ, मतलब कुछ तो है इसमें, जो कोई तो चीज़ जुड़ती है इसके साथ में, कि जो है नशे बहुत करते हैं हम लोग। FTI में भी, यहाँ पर भी 2 इंस्टीट्यूट देखे हैं मैंने तो। बाकी SPA हो गया, NID हो गया, अच्छे इंस्टीट्यूट, सब बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन NSD पर्टिकुलरली एक्टिंग संप्रदाय में जो है ये होता है कि एक्टिंग समुदाय में कि जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते हम लोग। या क्रिएटिव वाला कह लें, ऐसे क्रिएटिविटी वाले काम में ऐसा होता है। क्रिएटिव कह लीजिए, मतलब कहने की बात है। मेरे ख्याल से नॉन अल्कोहलिक भी अच्छा खासा क्रिएटिव हो सकता है। तो इसको मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। आपसे कह रहे हैं कि ऐसा होता है। और जब रोग बढ़ जाता है, मतलब आपकी शराब जब बढ़ जाती है, तो फिर वो अल्कोहलिज्म की शक्ल ले जाती है। अल्कोहलिज्म बीमारी होती है, उसका कोई निदान नहीं है। डॉक्टर्स के पास तो कोई उसका तोड़ है नहीं। तो बोलते हैं कि इसके खाली स्पिरिचुअल जो निदान, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बीमारी कहते हैं इसे, स्पिरिट कहते हैं ना, स्पिरिट। तो स्पिरिट जो है आपके मतलब स्पिरिचुअलिज्म में जुड़ी हुई है। तो एक आध्यात्मिक निदान है इसका, आध्यात्मिक निदान है इसका।
ये भी एक नई डेफिनेशन है हाँ ये हाँ लैटिन में एक वर्ड होता है स्पिरिट, स्पिरिट लैटिन में व्याख्या की गई है स्पिरिट और स्पिरिट दो अलग अलग शब्दों के अलग अभी तक वो समझते थे व्याख्या, आपने उसको एक कर दिया। मैंने नहीं किया आत्म तत्व और अल्कोहलिक तत्व मैंने नहीं किया। तो ये था, तो उसका शिकार रहे हम। उसके बाद फिर उससे निकला मैं, बड़ा मुश्किल से निकला मैं, बहुत काफ़ी चीज़ खो दी उस चक्कर में, बहुत चीज़ खो दी उस चक्कर में। लेकिन फिर काम बड़ा एक ये था कि एक ज़ील टू सर्वाइव थी मेरे अंदर, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, कि ज़ील टू सर्वाइव, तो मरूंगा नहीं मैंने कुछ वादा कर रखा था अपने साथ में, कुछ भी हो जाएगा मैं, आई वोंट डाई, कुछ भी हो जाए मरूंगा नहीं। ऐसी खराब स्थिति आ गई कि जो है, ऐसी एक बार नहीं कई बार आई कि जो है अब यार पीयूष मिश्रा बचा नहीं है कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में, अब ख़त्म हो जाओ, लेकिन मरूंगा नहीं, लगातार काम करूंगा, लगातार काम। शादी हो गई थी आपकी 90 शादी तो 95 में हुई। 95 में हुई, मतलब आप जब मुंबई आ गए या फिर दोबारा दिल्ली आ गए थे आप एक्ट 1 के लिए? हाँ दोबारा 90 में आ गया था वापस, 89 में गया था वहाँ पर, 90 में आ गया। मुंबई में स्वागत नहीं किया था मेरा, मैं आधा दूर एक्टर था, आधा दूर इंसान था। तो ये जो कुछ सीरियल्स बताए आपने, यहाँ तक सीमित रही वो जर्नी आपकी? सीरियल मैंने वहाँ पर किया था, ये तो दिल्ली में रहते हुए किया था, किला का रहस्य, और वहाँ पर मैंने श्याम बेनेगल के साथ में डिस्कवरी में किया। खोज में आप थे एक एपिसोड में, एक 2-3 एपिसोड में था मैं, और एक डॉक्यूमेंट्री की थी। मुझे याद है 1857 वाला बहुत वायरल भी होती है उसकी छोटी छोटी क्लिप की, ये पीयूष मिश्रा है पहचान में। उसके बाद में यहाँ आ गया था, उसके बाद में यहाँ आ गए थे, वहाँ फटके खा के आए थे, मतलब आपके अच्छा सलूक नहीं किया। फिर 90 में जब वापस आए उसके बाद कितना समय रहे आप दिल्ली में? 2003। बहुत लंबा समय रहे। हाँ थिएटर करते रहे तब तक? हाँ थिएटर करते थे, वो बेवकूफ़ी थी, वो नहीं करना चाहिए था मुझे। बहुत लंबा थिएटर आपने किया। हाँ वो किसी को भी एडवाइस नहीं करता मैं, वो मैंने स्पष्ट तौर पर किसी को भी एडवाइस नहीं करता मैं, वो किया मैंने, तो वो उसी का परिणाम है। वो जो एक मशहूर आर्टिकल छपा था कि एक लॉयलिस्ट थिएटर आर्टिस्ट ने बैग पैक कर लिए हैं, लास्ट लॉयलिस्ट, लास्ट लॉयलिस्ट, हाँ ये वर्ड ठीक है। ये मैं 2002 या 3 में छपा था मेरे तो ये प्रतिष्ठा हो गई थी आपकी थिएटर को लेकर कि हाँ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा थिएटर, ऐसा मानने लगे थे लोग बाग कि पीयूष मिश्रा थिएटर है और थिएटर पीयूष मिश्रा है, तो कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा भ्रांति हो गई थी और मिथ बन गया था। और मेरे ख्याल से मैं भी सोच चुका था कि कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी सोच चुका था कि कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़रा से भी पैसे मिल जाते अगर यहाँ पर ना, तो मैं बीवी के साथ टिक जाता यहाँ पर, लेकिन उनकी पत्नी की भी हालत देख के, मैं यही सवाल था कि घर का खर्चा क्या फिर मैडम के हाँ वो चला सैलरी आदि इत्यादि से चल, ऑफिस आपको कुछ पैसा नहीं मिलता था इसमें, या थोड़ा बहुत जो मिलता था वो? कहाँ पैसा मिलता था, कोई पैसा नहीं, और जो मिलता था वो मतलब शराब का ऐप था। तो प्रिया जो है काम करती थी उस वक्त, और बच्चे की पढ़ाई थी, बड़ा बेटा हो चुका था 4 साल का, वो तो हमने ग्वालियर का घर बेच दिया था, उसकी वजह से एक घर खरीद लिया था दिल्ली में, वरना घर भी नहीं खरीद पाते। अब बॉम्बे के सारे घर हमने अपने पैसे के लिए, तो वो हुआ, तो हालत ख़राब थी, बहुत बुरी हालत थी। और ये लोग सब निकल चुके थे वहाँ से, वाजपेयी और आशीष विद्यार्थी और विशाल और रेखा वगैरह सब लोग निकल चुके थे वहाँ से, ये एस्टेब्लिश हो गए थे वहाँ? हाँ तब तक तो बन चुके थे सब। और आप यहाँ बैठे बैठे सोचते होंगे कि ये सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कोफ्त हुआ करती, हो रही थी? हाँ यार बिल्कुल हुआ करती थी कि जो सब लोग बन गए मैं नहीं बना, ये कोफ्त हुआ करती थी। शराब वराब इसी चक्कर में तो शुरू नहीं हो गई? इस चक्कर ये भी एक चक्कर था, ये भी एक चक्कर था। हाँ ये क्योंकि अंदर होता है, ये आपको पता नहीं चलता उस समय पे। फ्रस्ट्रेशन होगा कि जो है मैं कुछ नहीं कर पाया, और असली फ्रस्ट्रेशन ये भी था कि बच्चे को मैं ढंग से एजुकेट नहीं कर पाऊंगा, और माँ के आखिरी सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रिया इतनी, आई हैड ए लवली वाइफ, आई हैड ए ब्यूटीफुल वाइफ, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी जो है सारा मेरे लिए करने बीत गई उस वक्त में। तो अभी जो है मैं आई जस्ट ट्रीट हर लाइक ए क्वीन, मतलब इस वक्त जो है आपके वो घर की महारानी है, वही घर संभालती है पूरा। हमने बड़ा घर लिया है अभी वर्सोवा में, तो शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता आज की तारीख में, मैं उसको कष्ट देना नहीं चाहता। अच्छा बैंड में जब जाते हैं तब, क्योंकि मुझे आपके बहुत सारे फैंस मिले, बहुत लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट भी करी, और वो गाने वाने तो मैं आपसे गवा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपका कोई क्रेजी फैन मोमेंट हो जब आपको लगा हो कि कोई बिल्कुल ही चेप हो गया हो, कोई बिल्कुल ही पीछे लग गया हो, कोई क्रेजी फैन मोमेंट जो आपको याद है? ऐसे तो कई बार घर आ जाते हैं, कुछ याद रहा हो आपको? नहीं घर आ जाते हैं। मुझे एक बार इंदौर में था या रायपुर में था, एक बंदे, इंदौर में ही होगा, इंदौर ही ऐसी होते हैं। उसने एक चिपका नहीं था वो, उसने आकर उन्होंने कहा सर आपसे एक बात कहूँ, मैंने कहा भाई वही कहेगा कि मैं फ़ैन हूँ और ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं सर कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी, कह के चला गया।
मैंने कहा यार कमाल ही कर दिया। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा मेरे में। मुझे ना अच्छा सिंगर हूँ, ना अच्छा गायक कहा, ना अच्छा एक्टर कहा। उसने कहा सर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो मैं वो चिपक गया दिमाग से कि आप सोचो कि आप अच्छे आदमी हो कि नहीं, तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था वो। तो ये इसको मैंने बड़ा सहेज के रखा। उसने ऑटोग्राफ भी नहीं लिए, ना फोटोग्राफ लिया मेरे साथ में, वो कह के चला गया बस। तो बहुत बड़ी बात थी। तो ये मोमेंट्स हैं ऐसे मेरी ज़िंदगी में। यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो एनएसडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक्टिंग में आना चाहते हैं? काम करो, इसके अलावा कुछ। ये लोग समझते हैं कि जो आपकी ये जनरेशन समझती है कि हम कोई मूल मंत्र बताएंगे इन्हें और एकदम से पर मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ बड़े परेशान हैं। एनएसडी के भी देख रहा हूँ मैं, तो जो पास आउट हो गए उनको देख रहा हूँ बड़े परेशान हैं। तो उनको कुछ कहना चाहें तो? नहीं यार, काम करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। मतलब काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। काम करने के अलावा कुछ चारा नहीं है। काम नहीं करोगे तो खाक कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। काम अब हम भी काम करके बने, और कैसे एकदम से तो बन नहीं गए। आज 40 साल के बाद में जो है तुम हमको इस रूप में देख रहे हो कि हमारा इंटरव्यू चल रहा है। ऐसा अगर तुम्हारा भी ये तुम चाहते हो तो एकदम से नहीं होगा, एकदम से तो। हाँ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुम्हें कल कुछ मिल जाए, ये बहुत ही चिंताग्रस्त करने वाली बात होती है। समय लगता है, सबको कष्ट मिलते हैं और इतने कष्ट किसी को ना मिले। मैंने सवाल पूछा भी था कि इनके जैसी शोहरत तो मिल जाए क्या, इनके जैसी जिंदगी चाहिए जो इतने 30-40 सालों की जिंदगी देखी है संघर्ष की। यहाँ दबा के इस शो को खत्म कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में, जहन में इतनी बातें आ रही हैं। और क्या ये किताबों का भंडार है, इनका जीवन अपने आप में किताब है। पीयूष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका अच्छा काम, आपके बैंड का अच्छा काम, आपकी फिल्मों का, एक्टिंग का काम, आपके लेखन का काम हमारे सामने यूं ही आता रहे। तो आज हमारी इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।